मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म। अच्छा, लिटरेरी टर्म के ऊपर हम पहले भी कई सारी वीडियोस बना चुके हैं। ये वीडियो नंबर 19 है। ठीक है, अब तक लगभग 285 लिटरेरी टर्म हम लोग कवर कर चुके हैं। 85 या 80 तक में भी 80 तक कवर कर चुके हैं। आज 81 से डिस्कस करेंगे और इसके बाद आज 300 लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 200 बचेंगे, धीरे धीरे वो भी कंप्लीट कर देंगे। नियर अबाउट 500 के आसपास लिटरेरी टर्म हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 81 तक तो हम बता चुके हैं। 82 से देखिएगा, 82 नंबर से देखिएगा। अगर हम 82 नंबर की बात करें तो क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीच इन विच, जिसमें अ कैरेक्टर एक पात्र, एक कैरेक्टर, एक चरित्र रिवील्स करता है, उजागर होता है हिज थॉट्स, अपने विचारों को रिवील करता है टू द ऑडियंस, श्रोताओं के सामने। बट लेकिन, अब लेकिन वर्ड को ध्यान से समझना, बट लेकिन नॉट टू अदर कैरेक्टर इन द प्ले, नॉट टू हियर अदर कैरेक्टर इन द प्ले, नॉट टू हियर अदर कैरेक्टर इन द प्ले। वो क्या कहलाता है? तो सॉलिलोकी कहलाता है। क्या कहलाएगा? सॉलिलोकी कहलाएगा। ध्यान बनाए रखना। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पीच है जिसमें एक कैरेक्टर दर्शकों को अपने विचार प्रकट करता है, लेकिन नाटक में अन्य पात्रों को नहीं, किसी और कैरेक्टर को प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिलोकी कहते हैं। क्या कहेंगे? सॉलिलोकी। इन सॉलिलोकी इज अ स्पीच। दोस्तों क्या है? ये एक प्रकार की स्पीच होती है, एक प्रकार का भाषण होती है। इन विच, जिसमें अ कैरेक्टर एक पात्र को रिवील करता है। रिवील का मतलब उजागर करना, प्रकट करना। हिज थॉट्स, अपने विचारों को, टू द ऑडियंस, श्रोताओं के सामने। बट लेकिन नॉट टू अदर कैरेक्टर इन द प्ले। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 283 नंबर पे देखो क्या कहा गया है। अगर हम 283 नंबर की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज, नीचे कौन से कंप्राइजेज सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सम का मतलब कुछ, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एलिमेंट्स तत्व, सच एज जैसे प्लॉट, एक्सपोजिशन, ठीक है, फ्रेज शैडोइंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। ये सब किसमें आपको देखने को मिलते हैं? तो ये सब आपको फिक्शन में देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को दोस्तों मिलेंगे? फिक्शन। और ये झारखंड के टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। झारखंड के टीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। एक बार को फिर से प्यार से समझो इस क्वेश्चन को, 283 नंबर को, कि निम्नलिखित में से किस में कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट शामिल किया जाता है। जैसे कि हम किसकी बात करें? प्लॉट की बात करें। ठीक है, प्लॉट का मतलब होता है कथानक, और एक्सपोजिशन का मतलब होता है दोस्तों जो दूसरे नंबर पे है, इसका मतलब होता है व्याख्या। और फॉरशैडोइंग का मतलब होता है दोस्तों पूर्वाभास। और राइजिंग एक्शन आपको पता ही है, बढ़ता हुआ एक्शन। और इसके बाद में क्लाइमेक्स, चरमोत्कर्ष पर, एकदम क्लाइमेक्स पे। फॉलिंग एक्शन, गिरता हुआ। और रेजोल्यूशन आप जानते हो क्या होती है हमारी? रेजोल्यूशन, जो लास्ट में कंक्लूजन पार्ट होता है, वही हमारा रेजोल्यूशन कहलाता है। तो ये सभी पार्ट ये पूछा गया है दोस्तों कि ये सभी तत्व, ये सभी एलिमेंट किसके हैं? तो ये सभी एलिमेंट फिक्शन में होते हैं। प्लॉट, एक्सपोजिशन, फॉरशैडोइंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन आर द कैरेक्टरिस्टिक। ये दोस्तों विशेषताएं हैं सभी। और किसकी विशेषताएं हैं? किसकी विशेषताएं हैं? फिक्शन की विशेषताएं हैं। आपको एक डायग्राम पढ़ाया जाता है इस तरीके से, आपने देखा होगा। ये जो डायग्राम होता है इसी को कहा जाता है। इसमें जो शुरुआत प्लॉट होती है, फिर एक्सपोजिशन चलता है, और इसके बाद ये राइजिंग एक्शन होता है, ये क्लाइमेक्स होता है, और ये हमारा फॉलिंग एक्शन होता है, और इसके बाद ये रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम कहीं पर मौका लगा तो इस पूरे डायग्राम को बहुत बढ़िया करके समझाएंगे भी। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 284 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म, कौन सा नीचे एक टर्म है गिवन दिया गया है टू फिक्शनल राइटिंग, फिक्शनल राइटिंग के लिए। ओके, विच सेल्फ कॉन्शियसली
and systematically draws attention to its status as the artifact in order to pose questions about the relationship between fiction and reality. मतलब पहले तो ये तो मैंने खाली पढ़ करके सुना दिया, पहले इसको समझ भी लो आखिर ये है क्या है। समझना बहुत जरूरी है चीजों को, ठीक है। समझेंगे क्या कहा गया है एक्चुअली 284 में कि निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक, फिक्शन का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक, फिक्शनल क्या होता है, काल्पनिक लेखन के लिए दिया गया एक शब्द है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि फिक्शनल राइटिंग के लिए कौन सा एक शब्द इनमें से यूज किया गया है। 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द में से कौन सा एक शब्द जो है वो फिक्शनल राइटिंग के लिए दिया गया है। अगला, जो कल्पना और वास्तविकता के बीच संबंधों के बारे में सवाल उठाने के लिए स्वयं सचेत या व्यवस्थित रूप से एक आर्टिफैक्ट के रूप में अपनी स्थिति पर ध्यान आकर्षित करता है, जो 2 चीजों के बीच में अपने ध्यान को आकर्षित करेगा। किस पे? एक तो सेल्फ कॉन्शियसली और सिस्टेमेटिकली ड्रॉज अटेंशन टू इट्स स्टेटस एज एन आर्टिफैक्ट इन ऑर्डर टू पोज क्वेश्चंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। तो ये शब्द ध्यान बनाए रखना। तो ऐसा कौन सा है, कौन सा है भैया, किसकी बात करेंगे? तो ऐसा जो हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं दोस्तों, मेटाफिक्शन में बात करते हैं। ये टर्म जो है फिक्शनल राइटिंग के लिए ये टर्म दिया जाता है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसली और सिस्टमेटिकली ड्रॉज अटेंशन होता है टू इट्स स्टेटस एज द आर्टिफैक्ट इन ऑर्डर टू पोज क्वेश्चन। ये सब, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन किसकी है, मेटाफिक्शन की है, ठीक है। तो मेटाफिक्शन में ये सब चीजें आपको ध्यान बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे किसकी, 285 नंबर पे। 285 नंबर पे साथियों कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड, इनमें से किसको डिफाइन किया गया है एज द शॉर्ट पोएम, एक छोटी कविता के रूप में विद राइमिंग लाइंस, जिसमें राइमिंग लाइंस हो रिटन इन टॉम्बस्टोन, और ये किसी की कब्र पर लिखे गए शब्द हो। टॉम्बस्टोन का मतलब होता है किसी की कब्र पर अंकित शब्द, लिखे गए शब्द, ठीक है। टॉम्बस्टोन इन प्रेज, प्रशंसा में ऑफ डिसीज्ड पर्सन, यहाँ पे डिसीज्ड का मतलब होगा मृत व्यक्ति। जो मृत व्यक्ति होता है, मृत व्यक्ति की प्रशंसा के लिए किसी की टॉम्ब पर, किसी की जो कब्र पर लिखे गए शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो एपिथेट कहते हैं। एपिथेट का मतलब ही होता है कब्र पर अंकित शब्द। कब्र पर अंकित शब्द हमारे, कब्र पर अंकित शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, कब्र पर अंकित शब्द हमारे एपिथेट कहलाते हैं, एपिथेट, ठीक है। तो एन एपिटैफ, एक एपिटैफ इज मीन्स है क्या है, एक फ्यूनरल ओरेशन होता है, एंड डिफाइंड, जिसको डिफाइन किया जाता है एज अ शॉर्ट पोइम, एक छोटी सी कविता के रूप में विद राइमिंग लाइन, जिसमें कुछ राइमिंग लाइंस होती हैं, रिटन ऑन टूम्बस्टोन, और जो किसी ना किसी कब्र पर, टूम्बस्टोन पर लिखे जाते हैं, कब्र पर अंकित शब्द होते हैं, टू प्रेज, प्रशंसा करने के लिए, ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, किसी मृत व्यक्ति की प्रशंसा करने के लिए जिनको लिखा जाता है। और दोस्तों ये झारखंड के टीजीटी 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 286 नंबर की बात करें, 286 नंबर की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोइट्री फॉर्म, इनमें से कौन सा साथियों एक पोइट्री फॉर्म है, पोइट्री का एक रूप है, इन विच, जिसमें अ पोएम, एक कविता इज रिटन, लिखी जाती है इन 8 लाइन्स, जिसमें जो कविता होती है उसमें 8 लाइनें होती हैं, और जो 8 लाइनें होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं। ईच लाइन कंसिस्ट, और प्रत्येक लाइन में जो ऑक्टेव होता है, ऑक्टेव की प्रत्येक लाइन में 10 और 11 लेवल पाए जाते हैं। फॉलोज अ राइम स्कीम, जिसमें एक राइम स्कीम भी होती है, ए बी डबल ई, ठीक है, ए बी डबल ई, ए बी झारखंड के टीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो सीधी सीधी बात ऐसे करके समझा करो, क्वेश्चन को डिलीट करते जाया करो। डिलीट कैसे करते, स्पेंसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइनें होती हैं, 9, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें 8 लाइनों के स्टेंजा को बताना है। राइम रॉयल में कितनी होती हैं, सर 7 लाइन के स्टेंजा को राइम रॉयल कहते हैं, ये भी डिलीट हो गया। टर्जा रिमा में कितनी लाइनें होती हैं, बोले सर 3, तो ये भी लाइन। अब जो ओटावा रिमा होता है इसी में सिर्फ 8 लाइनें होती हैं, तो कौन सा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहां से ए ऑप्शन पे जाओ, और ओटावा रिमा की ही ए राइम स्कीम भी दे रखी है, ए बी, ठीक है, और लास्ट में एक कपलेट लगा रहता है। इसमें
पहली लाइन तीसरी लाइन से राइम करती है और दूसरी लाइन चौथी लाइन से राइम करती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो कपलेट है वो एक दूसरे से राइम करते हुए, फिर ये जो तीसरी लाइन है वो इससे राइम करेगी और ये दूसरी लाइन फिर इससे राइम करेगी। तो इस तरीके से इसकी राइमिंग स्कीम होती है, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। राइम स्कीम ऑफ ओटावा रिमा स्टेंजा इन इंग्लिश कंसिस्ट 8 आइम्बिक लाइंस, जिसमें टोटल कितनी 8 आइम्बिक लाइंस होती हैं, किसमें, ओटावा रिमा में। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे 287 पर। अगर हम साथियों 287 की बात करते तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू आर फॉल्स। इनमें से कुछ नीचे स्टेटमेंट हमारे दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स में से पूछा गया है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो चलो पढ़ते हैं पहले तो हम स्टेटमेंट को। एक पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है। पहला, पास्ट ओरल इज अ पोएम। पास्ट ओरल आप जानती हो, जिसमें सेफर्ड वगैरह दिखाए जाएं और बैकग्राउंड, जो कहानी का बैकग्राउंड हो वो रूरल हो, ठीक है, देहात का बैकग्राउंड हो। पास्टोरल इज अ पोएम एक प्रकार की कविता होती है, डेट इज अफिन सिली, जो थोड़ी सी सिली होती है, बिम्सिकल होती है, रिटन इन 5 लाइन्स और एक 5 लाइन्स में लिखी जाती है, जिसकी राइम स्कीम क्या होती है, जिसकी राइम स्कीम उन्होंने पूछी है AA राइम स्कीम है अफिन लैमरिक। और उस कविता को हम क्या कहेंगे, 5 लाइनों की कविता को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, क्या उसको लैमरिक, टेल अ शॉर्ट हार्मोनस स्टोरीज। तो ध्यान बनाए रखिएगा, पहला स्टेटमेंट, क्या ये पास्ट ओरल पोएम जो है वो लैमरिक कहलाती है, ये आपको बताना है। तो मुझे नहीं लगता ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा, पहला स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है। अब पास्ट ओरल इज अ पोएम इज ऑफन सिली बिम्सिकल, नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर इसमें, और ना ही 5 लाइनें ये कुछ भी। हाँ, लैमरिक में 5 लाइनें जरूर होती हैं, ठीक है। फिलहाल आगे पढ़ो। अ सोनेट, एक सोनेट की बात की, कंटेन्स 14 लाइनें, बिल्कुल यहाँ तक सही चल रहा है कि सोनेट में 14 लाइनें होती हैं। टिपिकली विद 2 राइमिंग स्टेंजाज, उसमें 2 राइमिंग स्टेंजाज भी होते हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। नोन एज राइमिंग कपलेट एट द एंड, और इसके बाद वो राइमिंग कपलेट एंड में लगा होता है। ये भी झारखंड के टीजीटी 2016 में पूछा गया। तो मुझे लग रहा है पहला गलत है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। जरा एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लो, आपको और अच्छा समझ आएगा दोस्तों। इन बोथ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। मैंने क्या कहा कि पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। अब पास्टोरल पोएम, अगर हम पास्टोरल पोएम की बात करें, इज मच लाइक इट्स साउंड पोइट्री दैट हैज टू डू द पास्चर्स। तो ये चरगाह से रिलेटेड होती है, बैकग्राउंड इसका रूलर होता है। तो इस तरीके का वहां पर कुछ और ही दिया था। इन सम पास्चर्स देयर आर सीप, कुछ सेफर्ड होते हैं, ठीक है, जिनकी कुछ सीप्स होती हैं, टेंडेड बाय द सेफर्ड, और सेफर्ड जो है वो अपनी भेड़ों को चराते हुए दिखाए जाते हैं। पास्टोरल पोएम डिवोटेड the life of shepherds and shepherdess, okay, versus the evils of cities, और इसमें देहात के बैकग्राउंड को तुलना करके दिखाया जाता है शहर की जो इबिल्स हैं, बुराइयां हैं शहरों की, उससे। बात इतनी समझ में आ गई होगी, मुझे लग रहा है कि क्या क्या कहा गया है। जो लास्ट वाली स्टेंजा है उसको जरा प्यार से समझना कि ये जो पास्टोरल पोएम होती है इसकी ध्वनि के समान है, जिसका यानी कि इस तरीके की कविता जिसका चरगाह से लेना देना होता है, बैकग्राउंड इसका चरगाहों से होता है, पॉस्चर्स से होता है। कुछ चरगाहों में चरवाहे द्वारा भेड़ें पाली जाती हैं, यानी कि देहाती कविता शहर की बुराइयों और या शहर की बुराइयों और चरवाहों को जीवन को समर्पित करती है, ऐसी कुछ इसका बैकग्राउंड इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। अगला 288 नंबर पे देखो दोस्तों, एक तो सब्सिडायरी आर सबऑर्डिनेट आर पैरेलल प्लॉट इन द प्ले आर स्टोरी दैट इज कोएग्जिस्ट्स विद द मेन प्लॉट इज आ, वो क्या कहलाती है? तो उसको हम क्या कहते हैं, सब प्लॉट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सब प्लॉट कहते हैं। किसी नाटक या कहानी में एक सहायक या अधीनस्थ या समांतर प्लॉट जो मुख्य प्लॉट के साथ सह अस्तित्व में होती है,
फिर मैं रिपीट कर देता हूं, अ सब्सिडायरी का मतलब होता है सहायक, सबऑर्डिनेट का भी मतलब सहायक, या पैरेलल का मतलब एक स्टोरी के साथ साथ दूसरी स्टोरी भी चल रही हो। तो एक मेन स्टोरी होगी, उसी के पैरेलल जो दूसरी स्टोरी चलती है उसको हम, एक प्लॉट होती है और दूसरा सब प्लॉट कह देंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, मेन प्लॉट के पैरेलल जो दूसरी प्लॉट चलती है उसको हम सब प्लॉट कहते हैं। आ सब्सिडायरी आर सबऑर्डिनेट आर पैरेलल प्लॉट इन अ प्ले, किसी भी नाटक या कहानी में डेट को एग्जिस्ट विद दी मेन प्लॉट इज आ बुक, क्या कहलाती है, सब प्लॉट। ध्यान बनाए रखना, सब प्लॉट। अगला 289 नंबर पे देखिए, 289 नंबर पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम्स विच हैज बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। ये भी झारखंड के टीजीटी 2016 में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। उन्होंने कहा हजारों वर्षों से चली आ रही, हजारों वर्षों से यानी कि अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों वर्षों से चली आ रही लंबी प्रकार की कविताओं में से एक कौन सी है। तो हजारों वर्षों से चली आ रही जो लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम्स होती हैं वो इनमें से कौन सी है दोस्तों, इनमें से कौन सी है, तो उसको हम कहते हैं एपिक पोएम्स, यानी कि बी ऑप्शन क्या कहलाएंगे, एपिक पोएम्स। ये जो एपिक पोएम होती हैं जिनको हम हिंदी में महाकाव्य कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, महाकाव्य। इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम्स, ये बहुत बहुत लंबी पोएम्स होती हैं। जैसे रामायण को भी आपने देखा होगा, सब लोग परिचित होंगे। जब हमारे यहाँ रामायण का पाठ होता है तो उसको पद्य के रूप में गा गा के एक कविता की तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत लंबी, जिसको 24 घंटे में समाप्त किया जाता है लगभग, वो भी लगातार कंटिन्यू हम लोग उसे पढ़ते रहें। तो एपिक पोइट्री जो महाकाव्य होते हैं, एन एपिक पोएम इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, जिसको हम लॉन्ग नरेटिव पोएम भी कह सकते हैं, डेट इज जो यूजली अबाउट अ हीरोइक डीड्स। और वो जो एपिक होता है उसमें हीरोइक डीड्स का यानी कि बहुत बहादुरी वाले कार्यों का जिक्र होता है। अगर हम रामायण को एग्जाम्पल देकर के समझाएं तो उसमें देखा होगा भगवान राम के कितने ज़्यादा बहादुरी वाले कार्यों को दिखाया जाता है। जब भी कभी हम रामायण को देखते हैं तो मन करता है कि कितना अच्छा भाई बन जाऊं और कितना अच्छा पिता बन जाऊं। सारे संस्कार, सारी चीज़ें हमको उसमें, एक बार पूरी रामायण को देखने के बाद मन ये करने लगता है कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति बन जाऊं। यहाँ पर डेट्स एंड इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब घटनाएं, डेट आर सिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण होती हैं टू द कल्चर, इस हमारी कल्चर के लिए आप द पोइट, जो पोइट होता है। तो उनके कहने का मतलब ये है जो एपिक पोएम होती हैं सबसे लंबे प्रकार की कविताओं में से एक हैं। एपिक पोएम्स, एक एपिक कविता एक लंबी कथात्मक या कह सकते हो लॉन्ग नरेटिव पोएम होती हैं जो आमतौर पर वीर कर्मों, हीरोइक डीड्स और घटनाओं यानी कि इवेंट्स के बारे में होती हैं जो कवि की संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। ध्यान बनाए रखना। अब हम लोग चलते हैं 290 यानी कि 290 और हमें 300 तक मूव करना है, इसलिए पेशेंस बनाए रखना। देखो बिना पेशेंस के कभी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर आप सही से पढ़े 1 घंटा बैठ करके वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो यकीन मानो हमारा तैयारी करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा, ठीक है। आप जबरदस्ती वीडियो को क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में 5 मिनट देखा, बंद किया, और तो आपको कुछ भी कहीं से भी कुछ भी समझ नहीं आ सकता। आप उसको, हाँ इतना जरूर है, आपका अगर पढ़ा हुआ है ये सब समझा हुआ है तो आप इसे जो है वीडियो फॉरवर्ड करके यानी कि तेजी से उसको देख सकते हो, थोड़ा सा क्या है फास्ट वीडियो चला करके। तो लेकिन आप देखना जरूर है, क्योंकि जब तक आप अपने आप में भरोसा नहीं रखोगे ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफलता नहीं दिला सकती। जिस दिन तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा, खुद की मेहनत पर एक जुनून आ जाएगा ना, उस दिन सफलता, एक नहीं कई सफलताएं आपके हाथ में होंगी। तो जिस दिन भी तैयारी कंप्लीट होगी उस दिन एक नहीं कई सफलताएं तुमको मिलेंगी। इसलिए
और तैयारी का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है कि चलिए कोई शॉर्टकट अपना लिया। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे आप लगातार इसको पेशेंस के साथ करते रहिए। एक दिन जरूर आएगा कि आपकी तैयारी भरपूर होगी और फिर आप जिस एग्जाम में भी बैठोगे वो एग्जाम आपका क्लियर होगा। हमने क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट फिक्टिशियस नॉवेल, शॉर्ट फिक्टिशियस स्टोरी ओके डेट इज प्रेजेंटेड, जिसको प्रेजेंट किया जाता है टू टीच आ रिलीजियस प्रिंसिपल, सिंपल ट्रुथ एंड मोरल लेसन। ये भी झारखंड के टीजीटी 2016 में पूछा गया। पहले समझो कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी एक जो है शॉर्ट फिक्टिशियस स्टोरी का मतलब होता है छोटी सी काल्पनिक कहानी। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिक कहानी। फिक्टिशियस का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक कहानी। ओके, टू टीच जिसमें पढ़ाया जा तो आ रिलीजियस प्रिंसिपल, सिंपल ट्रूथ एंड मोरल लेसन, जिसमें तीन चीजों की बात की गई हो दोस्तों। ऐसी एक शॉर्ट स्टोरी जिसमें प्रेजेंट किया जाता हो रिलीजियस प्रिंसिपल का मतलब धार्मिक सिद्धांतों को, सिंपल ट्रूथ सच्चाई को, और मोरल लेसन यानी कि नैतिक शिक्षा को। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे ज़माने में भी कक्षा 8 तक एक नैतिक शिक्षा की बुक अलग से लगी होती थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, मोरल लेसन हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता था। तो ऐसी कहानियों को हम क्या कहेंगे साथियों, ऐसी कहानियों को हम क्या कहते हैं, परेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, परेबल, ठीक है। क्या बोलेंगे दोस्तों, परेबल। ध्यान बनाए रखना कि जैसे परेबल क्या होती है। अब परेबल की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो तुरंत धड़ाक से यही डेफिनेशन आपको देना है। सबसे सटीक और प्यारी डेफिनेशन है परेबल की। परेबल इज अ शॉर्ट फिक्टिशियस स्टोरी दैट इज प्रेजेंट टू टीच अ रिलीजियस प्रिंसिपल, सिंपल ट्रूथ एंड मोरल लेसन। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें 291 पे, 291 पे क्या कहा गया है कि विच प्लेज, कौन से नाटक फीचरिंग अ हीरो who must overcome evil, okay, बर एलिगोरिकल इन नेचर, बर होते हैं एलिगोरिकल इन नेचर। एक ऐसे हीरो की विशेषता वाले कौन से नाटक हैं, विच प्लेज कौन से नाटक हैं, फीचरिंग अ हीरो एक ऐसे हीरो की विशेषता वाले कौन से नाटक हैं, मस्ट ओवरकम एविल, मस्ट हु मस्ट ओवरकम एविल का मतलब होता है बेटा कि जिसने बुराई पर विजय प्राप्त की हो, हु मीन्स जिसने, मस्ट अवश्य ही, ओवरकम विजय प्राप्त की हो, किसके ऊपर, बुराई पर विजय प्राप्त की हो, बर एलिगोरिकल इन नेचर, बर एलिगोरिकल इन नेचर, ओके, जो कि एलिगोरिक नेचर में अगर उसके नेचर की बात करें तो वो कैसी होती है, एलिगोरिकल। अच्छा, एलिगोरिकल का मतलब अलंकारिक होती है, ठीक है। तो इसमें ऐसे कौन से प्लेज होते हैं, उनको हम मोरालिटी प्लेज कहते हैं। कौन से प्लेज कहते हैं, तो जो मोरालिटी प्लेज होते हैं। अब देखो एक डेफिनेशन आपको और मिली है। मोरालिटी प्लेज की सबसे बड़ी विशेषता होती है इसका जो हीरो होता है वो क्या करा है, मोरालिटी प्लेज में जितने भी नैतिकतावादी जो प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, उसमें जो हीरो दिखाया जाता है वो हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाया जाता है। वेयर एलिगोरिकल इन नेचर, जहां पर वो एलिगोरिकल यानी कि अलंकारिक नेचर के रूप में वो क्या होती हैं, अलंकारिक होती हैं। 292 नंबर देखिएगा, 292 आइडेंटिफाई करना दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। आपको फिर से यहां पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और एक स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो देखते हैं, पहले पढ़ेंगे दोनों स्टेटमेंट को, ठीक है। और ये झारखंड के टीजीटी 2016 में ये भी पूछा जा चुका है। अ हाइपरबोल, हाइपरबोल यू नो वेरी वेल, हाइपरबोल क्या होता है, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी भी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा करके कहा गया हो, ठीक है, बहुत एग्जेजरेशन किया गया हो, या तो उसकी वास्तविक स्थिति से बहुत कम करके बताया जाता है या बहुत बड़ा चढ़ा करके जिस पर हमें विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। जैसे वो इतना रोई कि जो है समुद्र बह गए, या कह सकते हो नदियां बह गईं, या रक्त, युद्ध क्षेत्र में रक्त की नदियां बह गईं। तो बताओ युद्ध क्षेत्र में कितना भी खून खराबा हो जाए, गड्ढे भर जाएंगे, ज्यादा में ज्यादा
चलो वहां की धरती लाल हो जाएगी, ऐसा नहीं, एक नदी की बात नहीं कर रहे, फिर नदियां बह गई। तो चीजों को अच्छा बोलने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा चढ़ा करके बात करते हैं। जैसे कोई प्रेमी होता है, अपनी प्रेमिका को बेहतर और अच्छा खुश देखने के लिए भी वो बड़ा चढ़ा करके बातें करता है। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, मैं तुम्हारे लिए आसमां से चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, और हकीकत में उससे अगर तोड़ने को कह दो तो भाई साहब उससे कहना एक अमरूद पेड़ से तोड़ दो, तो वो एक अमरूद तुम्हें तोड़ करके नहीं देगा। लेकिन जब बात करेगा, हाइपरबोल में बात करेगा, जब प्रशंसा करेगा, हाइपरबोल में प्रशंसा करेगा कि मैं आपके लिए आसमां से चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, इसका मतलब वो आपको खुश करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर यह पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट, देखते हैं पढ़ते हैं तब हम आपको बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। पहली बात तो हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, आउट, ओके, आउटरेजियस एग्जेजरेशन, बिल्कुल इसमें एग्जेजरेशन पाया जाता है, बड़ा चढ़ा करके बातें की जाती हैं। एम्फेसाइजेज अ पॉइंट, ओके, ये भी बात सही है। कैन बी रिडिकुलस और फनी, ये रिडिकुलस हो सकता है, फनी सुनने में बड़ा रिडिकुलस लगेगा, फनी लगेगा। ठीक है, हाइपरबोल कैन बी एडेड अ फिक्शन एंड कलर एंड डेप्थ ऑफ अ कैरेक्टर, ये सभी हाइपरबोल की ही क्वालिटीज हैं। कहीं पर भी नोट डाउन कर लो, अगर हाइपरबोल में कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो हाइपरबोल के बारे में, कि हाइपरबोल एक अपमानजनक यानी कि अतिशयोक्ति है जो एक बिंदु पर जोर देती है और बड़ा ही हास्यास्पद, ये बहुत ही सिली या फनी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। चरित्र के इसमें जो अगर बात करते हैं तो हाइपरबोल कैन बी एडेड टू फिक्शन टू ऐड कलर एंड डेप्थ टू द कैरेक्टर, ये सब चीजें किसमें है, हाइपरबोल की बात करेंगे। ठीक है, चलो अगला बोला गया हाइपरबोल कैन बी एडेड टू अ फिक्शन टू ऐड कलर एंड डेप्थ टू द कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज सो डम्ब, सी थिंक्स टोको वेल इज आ मैक्सिकन फोन कंपनी। तो देखो यहाँ पर आप खुद ही एग्जाम्पल को पढ़कर ही आपको हंसी आएगी कि सी सो डम्ब, वो इतनी डम्ब है, सी थिंक्स, वो सोचती है, टोकोबल इज दी मैक्सिकन फोन कंपनी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही, रुको 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 यार, हाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों सही होंगे इसके। आगे 293 पे देखो, 293 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लो। ओके, फ्राइटेक्स पिरामिड को आज हम समझाएंगे इसमें बहुत बढ़िया करके आपको। अरेंज करना द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लॉट्स ट्रेजेडी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और ये एक जगह नहीं कई जगह आपका पूछा जाता है, मैं थोड़ा फिर से क्लियर करता हूं। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, क्लाइमेक्स, फिर इसके बाद एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, कैटास्ट्रॉफी और फॉलिंग एक्शन। आपको इनको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करें तो मैंने क्या बताया, ये एक प्रकार का क्या होता है, डायग्राम होता है जिसमें ये वाला एक्सपोजिशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में इधर एक होता है वो राइजिंग एक्शन कहलाता है, इसके बाद ये क्लाइमेक्स होता है, और इसके बाद ये जो यहाँ तक का पोर्शन ये फॉलिंग एक्शन होता है, और ये जो पोर्शन होता है वो रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा, सबसे पहले क्या आएगा, एक्सपोजिशन आएगा, इसके बाद राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, और लास्ट में हमारा रिजोल्यूशन जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके आंसर को आप चेक कर लो, अपने आप समझ आ जाएगा। चाहो तो यहां से फिर से ये चेक कर सकते हो, ये एक्सपोजिशन है, ये राइजिंग एक्शन है, ये क्लाइमेक्स है, ये रिवर्सल डेट मीन्स फॉलिंग एक्शन, और ये रिजोल्यूशन, इसी को हम डिनोमा कहते हैं या डिनोमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज विशेष ध्यान बनाए रखना। तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट, डी वाला। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा इसका, डी होगा। चाहो तो आप चेक कर लो इसको, मैं भी इसे चेक कर लेता हूं। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हो कि ट्रेजेडी का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो किस ऑर्डर में होती है। तो सबसे पहले दोस्तों एक्सपोजिशन आता है, इसके बाद आपका राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमेक्स, इसके बाद फॉलिंग एक्शन और कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रेग टेक्स्ट इन ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, या एक्ट कह सकते हो, विच सम रेफर टू द ड्रामाटिस्ट आर्क
एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन और डिनोमेंट, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीजों को अच्छे से बता दिया। अब हम झारखंड टीजीटी 2016 का एक और क्वेश्चन आपको कह रहे हैं। एक शब्द आया यहाँ पे पिकैरो और रग, बहुत प्यार से समझना, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं अब, जो कि हमारे यूपी टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि हमारे यूपी टीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, टीजीटी प्लस पीजीटी। हमने क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल रिलेटेड, इनमें से किस तरीके का निबंध रिलेटेड होता है टू एडवेंचर्स ऑफ एन एसेंट्रिक और disreputable in the episodic form, the genre gets from the Spanish word picaro and picaris। इसका मतलब होता है रग, यानी कि दुष्ट। क्या कह सकते हो आप, दुष्ट कह सकते हो भैया, इसे दुष्ट बोल सकते हो। ये कैसे नॉवेल होते हैं, पिकैरिस नॉवेल होते हैं। कैसे नॉवेल होते हैं दोस्तों, पिकैरिस नॉवेल होते हैं, ध्यान बनाए रखना, PICARESQUE, पिकैरिस नॉवेल। ठीक है, पिकैरिस नॉवेल कहलाते हैं, पिकैरिस नॉवेल दोस्तों कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें क्या कहा गया है, चाहो तो एक बार फिर से समझ लो, समझना चाहो वैसे तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एपिसोडिक रूप में एक सनकी और विवादित के रोमांच से संबंधित है। शैली स्पेनिश शब्द पिकैरो, और हमने क्या बताया रग, जिसका मतलब दुष्ट होता है, तो वो कौन होता है, पिकैरो, डेट मीन्स पिकारिस नॉवेल। ठीक है, पिकैरो डेट मीन्स पिकैरिस नॉवेल, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा भैया, सही होगा। अब इसे पढ़ करके देख लो, अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि पिकैरिस नॉवेल क्या होता है। पिकैरिस नॉवेल इज अ जॉनर ऑफ प्रोज फिक्शन, ये एक प्रोज फिक्शन का जॉनर है। ठीक है, शैली है, जॉनर का मतलब दोस्तों शैली होता है। डेट डिपिक्ट्स, जो डिपिक्ट करता है, चित्रित करता है, द एडवेंचर्स ऑफ अ रगिश हीरो, हीरोइक टू लो सोशल क्लास। इसमें जो हीरोइक क्वालिटीज होती हैं वो लो सोशल क्लास से होती हैं। ठीक है, निम्न सामाजिक स्तर दिखाया जाता है, हु लिव्स बाय हिज और हर बिट्स इन अ करप्ट सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें कहा क्या गया है, इसमें निम्न सामाजिक वर्ग के जो हीरो होते हैं उनके कारनामों को दर्शाया जाता है, जो एक भ्रष्ट समाज में अपनी बुद्धि से रहता है। ठीक है, एक भ्रष्ट करप्ट सोसाइटी में अपनी बिट्स का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। पिकैरिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम, और जो पिकैरिस वर्ड है वो एक स्पेनिश वर्ड पिकैरो से आया है, जिसका मतलब होता है रग, यानी कि दुष्ट व्यक्ति। एक और आरपीएससी पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, आरपीएससी पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, और उन्होंने कहा अ पोएम, एक कविता इन विच जिसमें इपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड, सबवर्टेड इज तो मॉक हीरोइक इपिक होता है, वो क्या कहलाता है, यानी कि कोई भी पोएम जिसमें किसी भी इपिक कन्वेंशन को आर सबवर्टेड किया जाए, यानी कि एक कविता जिसमें महाकाव्य सम्मेलनों को उलट दिया जाए, यानी कि जितने भी एपिक कन्वेंशन होते हैं, महाकाव्य के जो भी सम्मेलन होते हैं, आर सबवर्टेड, सबवर्टेड का मतलब उनको उलट दिया जाए, तो वो मॉक हीरोइक एपिक कहलाते हैं। एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड इन मॉक हीरोइक एपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड, एपिक कन्वेंशंस जो भी होते हैं वो आर सबवर्टेड कर दिए जाते हैं, यानी कि उलट दिए जाते हैं, किस में, मॉक हीरोइक एपिक में। और मॉक हीरोइक एपिक क्या होता है, तो मॉक हीरोइक एपिक आर हीरोइक कॉमिक वर्क आर टिपिकली सटायर, जिसमें टिपिकली सटायर किया जाता है, व्यंग किया जाता है, या आप कह सकते हो पैरोडीज, नकल की जाती है, मॉक मजाक उड़ाया जाता है, कॉमन क्लासिकल स्टीरियोटाइप। ठीक है, आप हीरोज या हीरोइक लिटरेचर इन एपिक ट्रेडिशन, जो एपिक ट्रेडिशन होती है उसकी इसमें क्या की जाती है, मजाक उड़ाई जाती है। ये भी कह सकते हो कि जो मॉक हीरोइक एपिक होती है उसमें व्यंग किया जाता है, पैरोडी होती है, जिसमें जो हीरो होता है, या मान लीजिए जो हीरोइक लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, महाकाव्य की जो परंपरा होती है, उसमें सामान्य शास्त्रीय स्टीरियोटाइप जो दिखाया जाता है, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जो रूढ़, क्लासिकल रूढ़वादिता दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें किस में दिखाई जाएंगी, मॉक हीरोइक एपिक में। उसमें बेसिकली क्या है, पैरोडी समझ लो, उसकी नकल करना, नकल करके उसमें उतना कुछ नहीं होता जितना एपिक में होता है।
ये भी आरपीएससी पीजीटी 2013 में पूछा गया। अ लॉन्ग लिरिक पोइम, एक लॉन्ग लिरिक पोइम है सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, जिसका जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, उसमें बड़ी गंभीर शैली का प्रयोग किया गया है। एलिवेटेड एंड स्टाइल, स्टाइल में बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, उच्च स्टाइल है उसका। तो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या होता है, हमारा एक ओड होता है। ये ओड की डेफिनेशन है, रट्टा मार दो भैया। अ लॉन्ग लिरिक पोएम सीरियस इन सब्जेक्ट मैटर, एलिवेटेड इन स्टाइल, एलेबोरेट इन इट्स स्टैंजाइक स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाता है, हमारा लिरिक कहलाता है। दी अबव डिस्कस सॉरी वो क्या कहलाता है, हमारा ओड कहलाता है, माफ करिएगा। दी अबव डिस्क्रिप्शन इज डेट ऑफ ओड, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, ओड के बारे में दिया जाता है। विच ओड क्या होता है, ओड की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें एक लॉन्ग लिरिक पोएम दिखाई जाती है। मीन टू बी अ संग हैविंग अ सीरियस सब्जेक्ट मैटर। इलेजी क्या होती है, अब देखो इलेजी को भी समझ लो कि ये इलेजी क्या होती है। इलेजी एक सैड सॉन्ग होता है, यानी कि सैड पोएम होती है टू एक्सप्रेस, जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है सारो दुख को। फॉर समबडी समवन समवन डेथ, समवंस डेथ का मतलब होता है किसी की मृत्यु से दुखी होकर के एलिजी को लिखा जाता है। इसके बाद लिरिक क्या होता है, जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है पर्सनल इंटेंस इमोशन को, ओके, अकम्पनीड बाय अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है लायर। और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ लॉन्ग, ओके, एक्सेप्ट इन अ प्ले पोएम आर स्टोरी दैट रिवील्स अ कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स, जिसमें कैरेक्टर के थॉट्स और फीलिंग्स को क्या किया जाए, रिवील किया जाए, वो हमारा लिरिक ड्रामेटिक मोनोलॉग। सॉरी 297 पे एबी केबीएस के पीजीटी में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडेबल फॉर्म, एक मेडेबल फॉर्म आपको बताना। अ शॉर्ट कॉमिक, जो कि शॉर्ट कॉमिक होती है। सटेरिक, टेल, कहानी होती है। इनवर्स, कविता के रूप में। डीलिंग, ओके, रियलिस्टिकली विद मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास कैरेक्टर्स एंड डिलाइटिंग दी रिवाल्ड एंड ऑफ सीन, ये क्या कहलाता है, तो इसे हम फैबलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, फैबलॉग। और फैबलियो, फैबलियो की फैबलियो, ये जो फैबलियो होता है, फैबलियो की डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, फैबलियो क्या है, तो फैबलियो इज अ शॉर्ट कॉमिक एंड सटैरिक टेल होती है। फैबलियो क्या होती है, एक शॉर्ट कॉमिक एंड सटैरिक टेल होती है इन वर्स डीलिंग, जिसमें किसी कविता को डील किया जाता है विद मिडिल और लोअर क्लास कैरेक्टर, जिसमें या तो मध्यम वर्गीय या लोअर क्लास के यानी कि निम्न वर्गीय कैरेक्टर्स, पात्र दिखाए जाते हैं। डिलाइटिंग इन दी रिवाल्ड एंड दी ऑफ सीन। अगला 298 पे देखो, लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब भाषा। विच सीम्स स्मूथ, जो बहुत स्मूथ हो, पीजेंट हो एंड म्यूजिकल हो, टू दी ईयर, कानों को सुनने में। ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा, ऐसा म्यूजिक जो आपके कानों को सुनने में बहुत खूबसूरत, अच्छा, प्यारा, मधुर, संगीत में दिखे, ठीक है। टर्म्ड एज, उसको आप क्या टर्म देंगे, कौन सा शब्द देंगे, ठीक है। और ये भी केबीएस के पीजीटी 2013 में पूछा गया है, तो भाई कौन सा शब्द दोगे, कौन सा शब्द दोगे, इफ्योनी, इफ्योनी, ठीक है। कैकोफोनी, एक ऐसी कर्कश आवाज जो आपके कानों को सुनने में अच्छी ना लगे, वो कोकोफोनी। मेलोडी, आप मेलोडी समझते हो, हारमोनी भी समझते हो, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज डेट इज स्मूथ हो, पीजेंट हो, म्यूजिकल हो, टू दी ईयर, कानों को सुनने में अच्छी हो, वो इफ्योनी कहलाती है। क्या कहलाएगी, इफ्योनी। और अब जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और देखो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। अ स्टैंडर्ड सोनेट इज अ पोएम ऑफ लाइंस, और ये पीजीटी 2000 में, टीजीटी 2003 में, 13 में, और एडब्ल्यूईएस में पीजीटी के 2013 में पूछा जा चुका है कि एक स्टैंडर्ड जो सोनेट होता है, एक स्टैंडर्ड सोनेट जो पोएम होती है, कविता में कविता होती है, वो कितने लाइनों की कविता होती है। तो स्टैंडर्ड सोनेट की जो पोएम होती है उसमें 14 लाइनों की कविता होती है, यानी कि स्टैंडर्ड सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स हैविंग, जिसमें 3 हमारे क्या दिखाए जाते हैं, क्वाट्रेन दिखाए जाते हैं। क्वाट्रेन का मतलब समझते हो, स्टेंजा,
और लास्ट में वन कपलेट एक जोड़ा होता है। ये जो 3 क्वार्टेन होते हैं हैविंग अ 4 लाइंस, जिसमें 4 लाइनें होती हैं। लास्ट का जो कपलेट होता है जिसको हिंदी में हम दोहा कहते हैं, 2 लाइनें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो 299 और आज का आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचेंगे। और ये आखिरी क्वेश्चन जो है 300 पे, वो कौन सा है, हमारा बैलड है। इसमें पूछा गया अब बैलड इज और एबी पीजीटी 2000 में और आरपीएससी पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उन्होंने सिंपल सा पूछा है भाई बैलड क्या होता है। ठीक है, अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग, तो सीधी सी बात है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अ शॉर्ट पोएम एक छोटी सी कविता होती है। नरेटिंग अ टेल, जो कि कहानी के रूप में कही जाती है, गा गा करके सुनाई जाती है। जैसे बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके की जो कहानी होती है वो बैलड, लोकगीत कहलाते हैं, जिसको हिंदी में हम बैलड को क्या कहेंगे, लोकगीत। ठीक है, लोकगीत आप कह सकते हो, लोकगीत। तो एक शॉर्ट पोएम होती है नरेटिंग अ टेल, जो कि एक कहानी के रूप में नरेट की जाती है। और वो जो कहानी होती है वो हमारे किसी न किसी महानायक की कहानी होती है या किसी अन्य व्यक्ति की कहानी को गाया जा रहा होता है, जो बहुत योद्धा हो, जिसने कोई वीर काम किया हो। ठीक है, बाकी ये कुछ भी नहीं है। चलो ये सब क्या है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अ बैलड इज अ शॉर्ट स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, जो कि एक गीत के रूप में होती है। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री। ओके, इट इज डिवाइडेड अ शॉर्ट स्टेंजास नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, जिसमें किसी न किसी एक प्रसिद्ध कहानी को नरेट किया जा रहा होता है। इट्स पोएट्री इज डायरेक्ट, सिंपल एंड ड्रामेटिक एंड संग बाई अ सिंगल सिंगर, और जो कि एक सिंगल सिंगर के द्वारा गाई जाती है। तो इतना क्लियर हो गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो है वो 300 से ऊपर ही जाएगा। ठीक है, 300 से ऊपर, 300 तक हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए। ठीक है, और बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।